हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका जो है टारगेट बोर्ड चैनल पे स्वागत है और एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लेकर के आ गया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियोज में मैथ्स के जो है VVI यानी कि इंपोर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन करवाया था, तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लेकर के आ गया हूं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है शुरू हो जाइए, अपने पास जो है कॉपी और पेन जो है लेकर के तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हम जो भी सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्यूशंस में ले रहे होंगे, तो ये आप सबके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर के लास्ट तक बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ से जो है देखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, हमने देखा अक्सर कि कमेंट सेक्शन में यानी कि लाइव चैट में जो है बेकार के फालतू के मैसेज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको नहीं करना है, बिल्कुल आपको जो है स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 23 तक का जो सॉल्यूशंस करवा दिया था कंप्लीट। ठीक है, तो आज से जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से आगे का सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी मैं आपसे जो एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव एंड देन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट वगैरह लाइव टेस्ट PDF के थ्रू देना चाहते हैं, तो आप जो है गूगल पे या फिर क्रोम ब्राउजर पे जाकर के बोर्ड मंत्रा जो है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, BOARD एंड देन MANTR। ठीक है, तो गूगल पे या फिर क्रोम ब्राउजर पे जाकर के बोर्ड मंत्र आप जैसे ही सर्च करेंगे तो वहां पे जाकर के जो आप इजीली लाइव टेस्ट जो है दे सकते हैं PDF के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आप वहां पे जाकर के जो है टेस्ट कर लेना इस क्लास के बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को जो है करते हैं शुरू। तो बेसिकली 23 तक जो है हम लोगों ने कर लिया था कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। तो देखना इधर आपका जो है क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति होगी। अब देखो वो पूछ रहा है मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति हम निकालते कैसे हैं, तो विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनांट जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, यानी कि D बराबर आपको याद होगा ना कि B² - 4AC। इस चीज को कैलकुलेट करने के बाद पता लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं द्विघात समीकरण कितना है, x² + x एंड देन -1 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति चाहिए, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, D चाहिए। ठीक है, तो D बराबर होता है B² - 4AC। जब इसके लिए यहाँ पे देखो ABC है, तो ABC होता है क्या है, A होता है x² के बगल वाला, कुछ नहीं है तो 1, B बराबर कितना x के बगल वाला, कुछ नहीं है तो 1, एंड देन C बराबर कितना -1। ठीक है जी, तो D बराबर कितना हो जाएगा, B का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर -4 एंड देन A के जगह पे 1 एंड देन C के जगह पे कितना -1। ठीक है जी, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 एंड देन ये कितना हो जाएगा -+4 एकम 4। ठीक है, तो ओवरऑल हो गया ये 5। अब मुझे बताओ कि ये जो D बराबर 5 आया है, तो D 0 से बड़ा है या फिर 0 के इक्वल है या फिर 0 से छोटा है। तो बेसिकली ये जो 5 है ये 0 से बड़ा है, यानी कि D में कह सकता हूं कि ग्रेटर देन 0 है। और जब D ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो मूल कैसा होता है आप सभी को पता होना चाहिए। तो मूल होते हैं वास्तविक एंड देन असमान। असमान कहने का मतलब वास्तविक होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। ठीक है, असमान होगा। जब D ग्रेटर देन 0 होता है तब वास्तविक और बराबर होते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली देख लो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान, यानी कि A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 25 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो बेसिकली इसमें अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो इसका C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, C नंबर क्यों होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 एंड देन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखो तो 25 का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि C में उसने लिख दिया है x + 3/x एंड देन बराबर कितना x²। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको द्विघात समीकरण मिलेगा ही नहीं। चेक कर लो, इसका मैं अगर लूंगा एलसीएम तो कितना हो जाएगा, x² + 3 बटा में x रहेगा एंड देन x²। और अगर मैं इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो बचेगा x² + 3 एंड देन x का पावर 3। अब यहां पे देखो इस इक्वेशन में यानी इस समीकरण में x का मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है। तो कहने का मतलब ये जो बहुपद बना, यानी बहुपद है ये समीकरण है, तो ये त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा वैसे बेसिकली। ठीक है, द्विघातीय नहीं रहा क्योंकि मैक्सिमम पावर है 3। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम पावर 2 रहता तो द्विघातीय समीकरण हो जाता। ठीक है, तो बेसिकली 25 का जो सही जवाब होगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। उसने कहा कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो C नंबर ऑप्शन जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, बाकी के सब है, चेक कर लो, बाकी के A B एंड देन D सब है। ठीक है, उसको ओपन करके आप देख लेना। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो 26 में क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिस x² - 5x + 4 बराबर 0 का विविध कर यानी कि निम्नलिखित में से कौन है।
तो विविधकर या निकालने का मतलब वही विवेचक आपसे पूछ रहा है, काफी इजी सवाल है, ठीक है। तो विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से लाइव चैट में लिखना तो जरा, डी बराबर क्या होता है, जल्दी से लिखो, विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 26। तो उसने क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड देन प्लस 4 बराबर 0। इसका चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, तो पहले आप नोट कर लो, a बराबर 1, b बराबर माइनस 5 एंड देन c बराबर कितना 4, d चाहिए ना, तो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पे कितना माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे फटाक से बोलो 1 एंड देन c के जगह पे कितना 4, तो ये हो गया कितना 25 माइनस 16 एंड देन घटा देंगे तो कितना 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो देखिए 27 तो और ही इजी है। 27 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से इतना का शून्य कौन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। वैसे उसने बराबर 0 नहीं लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि इतना का शून्यक। अब आपको पता होना चाहिए कि शून्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर में 0, तो बराबर में कर दो 0, हमने कर दिया 0। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 4, उधर गया तो प्लस में 1/2 एक्स स्क्वायर, इधर गुना में इधर जाएगा तो सॉरी इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में, ये हो गया 8 बराबर एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में, यानी कि 8 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 2√2। ये तो सबको पता होगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, अंदर में 2 ठो तो बाहर में 1 ठो, ठीक है जी। तो बेसिकली प्लस माइनस किसी भी संख्या का वर्गमूल होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस 2√2 हम लोग को लिखना है, लेकिन ऑप्शन में अगर 2√2 ही उसने दे रखा है तो ए नंबर ऑप्शन सही कर लो। अगर प्लस माइनस नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो 28 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। मतलब समझो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, पहले मैं आपको एक बार समझाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि आप जो क्वेश्चन देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 28, तो सब में बेसिकली समीकरण है। तो उस समीकरण को जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू मिलेगा, ठीक है जी, ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं। तो एक्स का वैल्यू मिलेगा। अब वो पूछ रहा है कि किस किस क्वेश्चंस में एक्स का जो वैल्यू मिलेगा ना वो परिमेय संख्या मिलेगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली 28 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 28 का कौन सा सही होगा, डी, क्योंकि डी में जो उसने दे रखा है आंसर में x प्लस 1 एंड देन x माइनस 1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो यहां से इतना बराबर 0, तो यहां से आएगा x बराबर -1 एंड देन इतना बराबर मैं 0 करूंगा, ठीक है। तो यहां से आएगा x बराबर +1। तो ये बेसिकली जो हमने यहाँ पे निकाला x बराबर -1 एंड देन x बराबर +1, तो ये दोनों का दोनों जो संख्या है ना ये परिमेय है। क्या है, परिमेय। यानी कि 28 का डी नंबर ऑप्शन में आया है परिमेय। बट अगर आप 28 का ए, बी या फिर सी कोई भी ऑप्शन को आप सॉल्व कर रहे होंगे ना तो उसमें जो x बराबर आएगा वो परिमेय नहीं आएगा, रूट के अंदर आएगा, यानी करने का मतलब अपरिमेय आएगा, ठीक है। तो बेसिकली 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में कौन सा होगा, तो डी नंबर ऑप्शन का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो देख लो 29 में क्या कह रहा है। 29 में कह रहा है कि इतना समांतर श्रेणी में दो पदांतर का मान होगा। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है कि नहीं। उसने कहा एक समांतर श्रेणी में दो पदांतर का मान होगा। पदांतर करने का मतलब पदों के बीच का अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस, सारवंतर जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो बेसिकली 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप एक काम करो, 1 है, 5 है एंड देन 9 है, इसका सारवंतर निकाल लो। आगे भी बहुत सारे, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 कहने का मतलब अगला पद माइनस पिछला पद। तो 5 में से आप एक काम करो 1 को घटा लो। अगर कोई 9 में भी 5 को घटाएगा ना तो वो भी सही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कितना जाएगा, 4। चेक कर लो कॉमन डिफरेंस इसका कितना आएगा, 4। यानी कहने का मतलब है 29 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो 30 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। अब ये आपको चेक करना है कि कौन सा एपी में है। अब एपी में है ये चीज हम कैसे चेक करते हैं, तो अगर किसी ऑडियंस को पता है तो फटाक से लिखना। तो अगर कोई सीरीज यानी कि सीक्वेंस एपी में है, इस चीज को हम कैसे चेक करते हैं, तो एपी में तभी होता है जब उसके सार्वअंतर, दो पदों के बीच का जो अंतर होता है जिसको हम लोग सार्वअंतर बोलते हैं। तो सार्वअंतर अगर हम दो जगह से निकालें और वो अगर बराबर आ गया तब हम उसको बोलते हैं कि एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं इसमें आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि इतना तो आप जो पढ़ लिखे होंगे, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम में भी जो काफी कम टाइम बचा हुआ है। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें जब आप निकालोगे ना दो पदों के बीच का दूरी, देख लो -10 -6
-2 एंड देन 2, ठीक है। तो इसमें आप क्या करें कि इसका जो है दो पदों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, एक बार यहां से डिफरेंस निकाल लो, एक बार यहां से निकालो, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो यहां से भी निकाल लो। तो अगर इन सबों के बीच का डिफरेंस सेम आया तो समझिए कि यही वाला एपी में होगा, ठीक है। तो मुझे पता है पहले से ही इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, तो आप निकाल करके चेक कर लो। इसके बीच का अंतर कितना होगा, यानी ये T2 है, ये T1 है, तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, -6 में से घटाना पड़ेगा -10 को, यानी कि -6 माइनस माइनस हो गया +10, और 10 में से 6 घटेगा तो बच जाएगा 4। यहां से एक काम करो, T3 में से T2 घटा लो, T3 माइनस T2, तो T3 के जगह पे -2 एंड देन T2 के जगह पे कितना, -6, ठीक है जी। तो ये हो गया -2 और ये हो गया +6, 6 में से 2 जाएगा तो 4। देखो ये भी बराबर आया कि नहीं आया, यानी इसका भी सारवंतर, इसका भी सारवंतर, सब सेम ही आ रहा है, ठीक है। यहां से भी आप घटाओगे ना तब भी सेम आएगा, यानी मतलब 30 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 जो है काफी बढ़िया सवाल है, देख लो। ये वैसे 2 नंबर का सवाल है, बट उसने पूछ दिया है तो खैर कोई नहीं। कह रहा 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं हैं। अब सुनो ध्यान से, अगर कोई 3 संख्या एपी में होता है तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि हम उन तीनों संख्याओं को कौन कौन सा सेलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर 3 संख्याएं एपी में है तो हम हमेशा a माइनस डी एंड देन a प्लस डी, अगर ये सब तीनों लेते हैं ना तो क्वेश्चंस को बनाने में काफी ज्यादा सहूलियत होती है। जब भी कहता है कि 3 संख्याएं एपी में है या फिर 4 संख्याएं एपी में है, तो 4 संख्याओं के लिए हम लोग लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस 3d, सॉरी a प्लस डी एंड देन a प्लस 3d, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा सब्जेक्टिव, मतलब थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो जाना प्ले लिस्ट में, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है, जाकर के पढ़ लेना, ठीक है। तो 3 संख्याएं जब एपी में होती है तब हम इन्हीं तीनों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब उसने कहा है कि 3 संख्याएं एपी में है और उनका योगफल 24 है, उनका योगफल कितना है, 24। तो अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो बराबर में कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, ठीक है जी। बराबर में कितना आना चाहिए, 24। माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो बचेगा 3a बराबर कितना, 24। सो फाइनली a बराबर 8, ये तो सबको पता चल रहा होगा, 24/3 यानी कि 8, ठीक है। अब वो क्या करना है कि उनके वर्गों का योग 20 है, इन सबके वर्गों का योग, यानी कि a माइनस डी का होल स्क्वायर, ओके, प्लस a स्क्वायर एंड देन प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर कितना है तो उनके वर्गों का योग पर 20 है। अब देखो मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना, इसमें थोड़ा सा गलती है, इसको सुधार लेना। वहां पे वर्गों का योग 20 नहीं होगा बल्कि 200 होगा, ठीक है, तब इसका सही आंसर मिलेगा। तो मैं कर दे रहा हूं बराबर में 200, आप भी क्वेश्चन में सुधार लेना, ठीक है। सॉरी। अब देखो यहां से करेंगे क्या कि a बराबर तो हमने निकाल रखा है 8, तो 8 रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे मैं सबसे पहले रखता हूँ, ठीक है, 8 प्लस डी का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 8 माइनस डी का होल स्क्वायर। ए के जगह पे हमने 8 रखा, ठीक है, और ये हो गया प्लस का ए स्क्वायर बराबर में कितना, 200। अब सुनना ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कितने स्टूडेंट्स को पता है, फटाक से लिखना तो जरा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है जी। ये सब आपको जो याद होने चाहिए अब तो, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूं 2 इंटू ए स्क्वायर, ए का आने का मतलब है 8 का होल स्क्वायर प्लस बी का आने का मतलब है डी का होल स्क्वायर, और ये बच गया a, तो a के जगह पे 8 रख ही देते हैं, ये हो गया 8 का स्क्वायर और बराबर में कितना, 200। चलो इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा कितना, 64 में से 2 गुना कर लो, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 हो गया, और ये हो गया 2d स्क्वायर एंड देन प्लस 64 और बराबर में कितना, 200। ओके चलते हैं ऊपर। काफी बढ़िया क्वेश्चन है वैसे, ये सब क्वेश्चन जो है 2 नंबर में देना चाहिए था इसको। अब यहां से देखो 128 और 64 जोड़ लेते हैं, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं 2d स्क्वायर और 128 में से 64 जोड़ेंगे तो 8 4 12 का कितना हो गया, 2 हो गया, 8 4 12 का 2 और 12 6 कितना हो गया, 18 और 1 19, यानी कि 192 और बराबर में कितना है, 200। तो 2d स्क्वायर बराबर उधर जाकर घटा देंगे तो 8 हो जाएगा एंड देन डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो d कहने का मतलब है 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, a हमने निकाल लिया एंड देन d हमने निकाल लिया, मतलब यहां देखो d है एंड देन यहां देखो a है, ठीक है। अब उसको चाहिए क्या, तो उसको चाहिए कि वे संख्याएं जो आपने 3 संख्या माना था, तो हमने 3 संख्या माना था a माइनस डी, a एंड देन a प्लस डी। तो a माइनस डी, a के जगह पे कितना 8 और d के जगह पे आप एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, ठीक है। तो अगर मैं प्लस लूंगा तो कहने का मतलब प्लस 2,
तो प्लस ले रहा हूं तो बन रहा है कितना, सॉरी ये माइनस है ना, तो प्लस मैंने लिया तो 8 में से 2 गया तो 6 बन गया। और दूसरा संख्या क्या लूंगा मैं, ए, तो ए कहने का मतलब है कितना, ए बराबर हमने तो निकाला ही है 8, एंड देन उसके बाद ए प्लस डी चाहिए, तो ए के जगह पे 8 एंड देन डी के जगह पे कितना, अभी मैं प्लस 2 ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने प्लस ही लिया था, तो ये हो गया 10। यानी कि जो 3 संख्या आपको मिला 6, 8, 10, तो यही वो 3 संख्या है जिनके वर्गों का योगफल कितना है, तो 200 है। चेक कर लो, 6 का होल स्क्वायर कितना 36, 8 का कितना 64 और 10 का कितना 100, इन सबको जोड़ देंगे तो 200 आएगा कि नहीं। बेसिकली उसने क्वेश्चन में गलती लिखा था कि 20 है, कितना होना चाहिए 200 होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। और उसने क्या कहा था कि इन सबका योगफल 24 है, तो जोड़ करके देख लो 10 और 8 18 24, ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन राइट है, वहां पे कर लेना 20 के जगह पे 200। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, कौन सा एपी वाला संख्या है 6, 8, 10। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि आपने तो यहाँ पे डी बराबर -2 लिया ही नहीं, तो आप खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकर के देखना, अगर -2 भी लोगे ना तो यही मिलेगा, ठीक है जी, -2, ए के जगह पे आप 8 ही रखना, बट डी के जगह पे -2, तो फिर भी यही मिलेगा, रख करके देख लेना। तो 6, 8, 10 कौन सा ऑप्शन सही है, 31 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो देखो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 32 में क्या कर रहा है, कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल, 0 और 50 के बीच जितने भी विषम संख्याएं हैं ना, उसका इसको योगफल चाहिए, यानी कि सबको जोड़ करके चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 और 50 के बीच, सबसे पहली बात तो विषम संख्या है कितना, अगर ये आपने पता लगा दिया ना, तो ये अगर आपने बता दिया ना, समझो क्वेश्चन बन जाएगा। और यहां से 2 तरीके हैं, 0 और 50 के बीच, क्वेश्चन नंबर 32, 0 और 50 के बीच, ठीक है, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या, कौन सा संख्या, विषम संख्या। तो एक काम करते हैं, इसको पता लगाने के लिए देखना मैं क्या करता हूं, एपी का इस्तेमाल करेंगे। 0 और 50 के बीच पहला विषम संख्या 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, इस तरीके से जो लास्ट में है ना वो 49 है, क्योंकि 50 तो विषम है ही नहीं, उसके पहले वाला 49 विषम है, ठीक है। तो ये रहा सब विषम संख्या, ठीक है, और ये एपी में तो है, क्योंकि सबके जो बीच का सरवंतर है वो कितना है, 2 है। अब एपी की मदद से मैं इसमें पता लगा लूंगा कि इसमें कितना पद है, ए बराबर कितना हो गया 1, डी बराबर कितना 2 है, ऑब्वियस सी बात है 3 में से घटेगा 2, और टीएन बराबर कितना है तो 49, यहां से मैं एन पता लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टीएन के जगह फटाक से बोलो 49, ए के जगह पे 1, एन माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह फटाक से बोलो 2। देखो ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 49 में से 1 गया 48, 48 में से 2 भागा देंगे 24, 24 में से 1 जाकर के प्लस हो जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा 25, ठीक है जी। काफी इजी तरीके से मैंने आपको बताया, अरे इसको सॉल्व कर लेना ना, एन बराबर आ जाएगा 25, ठीक है। तो जब एन बराबर 25 हो गया, तो अब सुनो ध्यान से, अब मुझे पता चल गया कि 1 से लेकर के 50 के बीच में ये सब जो विषम संख्या है वो कितने हैं, तो 25 ठो है, ठीक है। और आपको अगर नहीं पता है तो एक फॉर्मूला याद कर लेना कि लगातार विषम संख्याओं का योग का एक फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। तो एन यानी कितना नंबर है टोटल, तो 25 नंबर है, तो 25 का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो दैट मींस 625 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लो 32 का कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा, 32 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अच्छा अभी ध्यान से सुनना, अभी ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो अगर कोई एविडेंस करेगा नहीं इससे मैं नहीं बनाना चाहता हूं, तो एक और तरीका है आपके पास, एस एन वाला, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इससे भी करोगे ना तब भी आएगा। एन के जगह पे कितना रख लेना, 25 रख लेना, क्योंकि आपको 25 लगातार संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें डाल देना वैल्यू, और डी के जगह पे 2 डाल देना, ए के जगह पे 1 डाल देना, आ जाएगा आंसर 625। क्लियर हुआ सबको, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या करा है, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है। अब देखो, अभी मैंने आपको 3 संख्या वाला कराया था एपी का, अब ये आ गया 4 संख्या। तो 4 संख्या में मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन सा लेना है, ठीक है। तो 4 संख्या में कौन कौन सा लेना है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड देन a प्लस 3d, ठीक है। तो उसने कहा कि 4 संख्या एपी में है और उनका योगफल कितना है, 40 है, ठीक है जी। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। तो देखना, मैं मान लेता हूं कि 4 संख्याएं जो एपी में है वो a माइनस 3d, a माइनस डी एंड देन a प्लस डी एंड देन a प्लस 3d है, ठीक है। इन सबका योगफल 40 है, दैट मींस a माइनस 3d प्लस a माइनस डी एंड देन a प्लस डी एंड देन प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू
40 यानी कि 40। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, -3d से +3d प्लस डी से -d, ए कितना बार 4a बराबर कितना 40। सो फाइनली ए बराबर कितना 10। ठीक है जी, ए बराबर 10 हो गया। आगे पढ़ो, उसने क्या कहा है, तो आगे उसने कहा है कि उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है। तो पहली संख्या ये रहा, चौथी संख्या ये रहा, इन दोनों का गुणनफल दैट मीन्स a - 3d इंटू a + 3d कितना है जी, तो ये कह रहा है 91 है। ओके, a के जगह पे मैं 10 रखूंगा, तो 10 - 3d 10 + 3d। ठीक है जी, और बराबर में कितना 91। तो a - b इंटू a + b, ये किसको नहीं पता होगा, सबको पता होगा। a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², यानी कि 10 का होल स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, और बराबर में कितना 91। 10 का हो गया 100, एक काम करो इधर ला लो इसको और इसको इधर लेकर के चल जाओ, तो ये हो गया स्क्वायर भी ओपन कर लीजिए, तो 9d का स्क्वायर। 100 में से 91 गया तो 9 हो गया, और ये हो गया 9d स्क्वायर, डी 9 से 9 काट लो, तो फाइनली डी स्क्वायर बराबर बचेगा इधर कितना 1। ठीक है, क्योंकि 9 से 9 कटेगा एक बार में, तो डी स्क्वायर बराबर 1। कहने का मतलब है कि डी बराबर कितना, तो +-1। ठीक है जी, क्योंकि 1 का वर्गमूल भी +-1 होगा। अब सुनो ध्यान से, उसने बोला कि वे संख्याएं हैं, अब ये जो चारों संख्या आप देख रहे हो ना, ये सब हमको चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ, पहला संख्या a - 3d सॉरी, तो a के जगह पे 10 - 3 एंड देन d के जगह पे कितना +1 सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, और अगर आप -1 भी लोगे ना तब भी आंसर मिल जाएगा आपको। तो 10 में से 3 कम 3 गया, तो बच गया कितना 7। दूसरा है a - d, a के जगह पे 10 एंड देन -d के जगह पे कितना 1, तो 10 में से 1 गया तो कितना हो गया 9। सही है ना, 7 एंड देन 9 वंस अगेन, बिल्कुल। तीसरा है हमारा a + d, a के जगह पे 10 एंड देन d के जगह पे कितना 1, तो 10 1 11। एंड देन चौथा है हमारा a + 3d, कहने का मतलब 10 + 3 गुने 1 यानी कि 13। तो ये चारों संख्याएं हैं 7 9 11 एंड देन 13। ठीक है जी, अब इसमें मैं आपको चेक भी करवा सकता हूँ। ठीक है, ध्यान सुन लो, उसने कहा था कि सबका योगफल 40 है, सबको जोड़ लो 40 आएगा, 13 11 9 7 सबको जोड़ लो 40 आ जाएगा। ठीक है जी, और उसने कहा कि पहला और चौथा का गुणनफल, तो ये रहा और ये रहा चौथा, इसका गुणनफल 91 है। ठीक है, तो 63 91 हो गया। ठीक है जी, चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो 33 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो 34 नंबर जो है ना, ये थोड़ा सा गलती क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं 34 नंबर क्या होगा। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB² + BC² बराबर AC²। अभी मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये जो कह रहा है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने गलती लिख दिया है, तो अभी मैं आपको सुधरवा दूंगा। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसमें AB² + BC² बराबर AC²। ठीक है जी, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में उसने कहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, मैंने बना दिया एबीसी, ए बी एंड देन सी। उसने कहा कि इसमें एसी का जो स्क्वायर है ना, ये एसी, तो AB² + BC² बराबर AC²। ठीक है जी, और उसने जो AB बराबर AC कह दिया है ना, यही बात उसने गलत कहा है। AB बराबर AC होगा ही नहीं। अब आप पूछोगे कैसे नहीं होगा, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास और इस ट्रायंगल में दो भुजा का वर्ग तीसरा के बराबर है, तो बेसिकली ये पाइथागोरस प्रमेय चेक कर लो कि अगर किसी ट्रायंगल में एक भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो पहले वाली भुजा के सामने का जो कोण होता है ना, वो समकोण होता है। तो ये हो गया 90 डिग्री। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि बड़ी कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो जब ये भुजा सबसे बड़ी हो गई इस ट्रायंगल में, तो इसका तुलना अब कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो बेसिकली ये भुजा किसी के बराबर कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होगा। तो उसको AB बराबर AC नहीं लिखना चाहिए था, बल्कि AB बराबर BC लिखना चाहिए था। ठीक है, तो फटाक से यहां पे करो BC। ठीक है जी, अब सुनो, जब AB बराबर BC हो गया ना, कहने का मतलब ये दोनों भुजा बराबर है। और आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी ट्रायंगल में दो भुजा बराबर होती है ना, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। यानी इन दोनों भुजा के सामने का कोण देखो, इसके सामने वाला ये कोण, इसके सामने वाला ये कोण। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो मैं मान लेता हूं इसको x तो इसको भी x, क्योंकि बराबर होंगे ना। अब सुनो, ये तो अकेले 90 है, तो बाकी के इन दोनों को जोड़ करके 90 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि x + x यानी 2x बराबर 90 होना चाहिए। सो फाइनली x बराबर 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि कौन सी बराबर भाट, मतलब कौन सी के जगह पे कितना होगा। ठीक है जी,
देख लो क्या पूछा है। हाँ बिल्कुल, कौन सी की जगह पे कितना होगा, तो आप सी पूछो या तो फिर ए पूछो, दोनों के दोनों तो बराबर ही है ना। और कितना के बराबर है, 45। ये भी 45, ये भी 45, एंड देन ये 90। 45 45 90 हो गया, एंड देन 90 180 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। ठीक है, तो बेसिकली सी के जगह पे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 34 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो 35 में क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 30 है, बी बराबर 40 है, सी बराबर इतना है। तो सी का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। ए बराबर 30 है, बी बराबर 40 है, एंड देन सी बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो खैर रहने तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में क्या कर रहा है, तो 36 में कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किस त्रिभुज से होता है, तो समकोण त्रिभुज से होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 देखिए, 37 में कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, फटाक से लिखिए कमेंट सेक्शन में। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, काफी इजी सवाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में उसने कहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 है। अब देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो सी उसने कहा है 90 है। ठीक है जी, तो अगर सी 90 है तो ए बी का लंबाई उसने पूछा है। ठीक है, अब देखो समद्विबाहु कहने का मतलब है ना कि इसमें दो भुजा बराबर होगा। तो 90 के सामने ये तो है कर्ण, तो ये तो किसी के बराबर होगा नहीं, तो जब भी होगा जब ए बी बराबर बी सी होगा। ठीक है, तो ये दोनों भुजा बराबर है और बराबर है तभी तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु कहने का मतलब है दो भुजा बराबर, और समकोण मतलब है कोण 90 डिग्री। तो ये दोनों भुजा बराबर होंगे। ठीक है, ये किसी के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है, कर्ण जो है सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये इतना सब कुछ दिया हुआ है तो उसने कहा कि ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो काफी इजी सवाल है। इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर एंड देन प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ए सी स्क्वायर, और क्या मैं बीसी को एसी लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही है ना। तो बीसी को मैं लिख देता हूं एसी, तो हो गया, ये हो गया कितना 2ac स्क्वायर। तो अगर मुझे ए बी चाहिए ना तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में। ठीक है, तो 2 इंटू और एसी का वर्गमूल हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल, तो क्या बचेगा एसी। ठीक है, यानी 2 इंटू एसी। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है चेक कर लो। अच्छा सॉरी √2 यहां पे होगा। ठीक है, क्योंकि 2 का वर्गमूल थोड़ी निकलेगा, √2 इंटू एसी। ओके, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी टाइम कितना हुआ है, ओके। तो फिलहाल वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है फिर बाद में। तो 38 तक हमने कर लिया है, इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वाले क्लास में। ठीक है, और ध्यान से सुन लो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआती में ही बता दिया था कि अगर आपको जो है पीडीएफ के थ्रू किसी भी सब्जेक्ट का जो टेस्ट वगैरह जो है देना है तो आप गूगल पे या फिर क्रोम ब्राउजर पे जाकर के बोर्ड मंत्रा सर्च करिए और वहां से आप जो है रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड देन अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।